बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ और मैं हूं आपके मेज़बान जवाद पाके। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम फिर से एक अफसोसनाक खबर से शुरू करने जा रहे हैं। मौलाना वहीदुद्दीन साहिब इंतकाल कर गए, जिन्हें पद्मा भूषण जो है अवार्ड से भी नवाजा गया, जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी पर बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, जहाँ पर मजहबी स्कॉलर हों या कि वो कोई भी इंसान हो जो दुनिया पर बसता है, उनकी जो लिखने का उनका मोतरफ रहा, उनके अखलाकियात का मोतरफ रहा और दूर दूर तक उनका डंका बजता था। इसी हवाले से आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर तजियाकार कालमनगार सजाद मीर साहब ने। सजाद मीर साहब, मौलाना वहीदुद्दीन इंतकाल कर गए, क्या कहते हैं आप उनके बारे में? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वहीदुद्दीन अहमद जो हैं ये एक बहुत रिनाउंड हमारे स्कॉलर थे और बहुत मुतनाज़े भी थे। एक लिहाज से मुतनाज़े इस लिहाज से थे कि इन्होंने जो लिखी किताब के ताबीर की गलती, सैयद मौदूदी के साथ अपनी खत किताबत को मुनव्वन शाया भी कर दिया और कुछ हिस्सों का जो जवाब भी दिया मौलाना ने, तो उसके जवाब में इन्होंने बहुत सी चीजें बयान की गई और जमात इस्लामी से अपने इख्तलाफात के जो थे उसका एक खुलासा बयान किया था, वो जमात को तर्क कर दिया था। फिर इंडिपेंडेंट इन्होंने एक अदारा कायम किया जो रसाला भी छापता था, साला नाम के था वो, और अंग्रेजी में भी छापता था, और वो ये छोटी छोटी कहानियों के जरिए, एनेक्डोट के जरिए से ना दीन की तबलीग का एक तरीका इख्तियार करते थे। पाकिस्तान में जावेद अहमद गामदी खासे इनके करीब थे, लेकिन वो खुद, मैंने उनसे सुना और वो कहते भी थे कि बहुत सी बातों पे मेरा उनसे इख्तलाफ है। सही। जाती तौर पर मैं उनकी बहुत सी ताबीरात के साथ जो उन्होंने की हैं और बहुत से किस्से और वाक़यात जो बयान करते हैं और जिस पर उनको इंटरप्रेट करते हैं, उससे एग्री नहीं करता। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने दीन की खिदमत के जज्बे के साथ इतना ज्यादा काम किया है कि आदमी हैरान रह जाता है। वो डट के काम करते रहे। 95 ईयर्स माशाल्लाह एज हो गई थी। इस उम्र तक उन्होंने गोया अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान किया। ये वो लोग जो जमात इस्लामी के खिलाफ एक मुकदमा कायम करते हैं सैयद मौदूदी के उन नजरियात के खिलाफ जो ये कहती है कि इस्लामी निजाम ही आने से एक तब्दीली ला सकते हैं, और ये दूसरे लोग वो हैं जो कहते हैं कि निजाम के आने से तब्दीली नहीं हुआ करती बल्कि वैसे आने से तब्दीली हुआ करती है। वो एक फर्क था जो माछी गोट से पैदा हुआ था, जो फिर डॉक्टर सार तक पहुंचा। फिर जावेद अहमद गामदी भी गोया इनकी बहुत सी बातों के हम ख्याल थे और हम मसलक थे, लेकिन बहुत सी बातों पे इख्तलाफ भी करते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका एक रेगुलर पर्चा जो आता था उसमें छोटी छोटी कहानियों से दीन की ताबीर की जाती थी। उसमें बहुत सी ताबीरात ऐसी हैं जिन पर एक जमाने में कुछ मैंने एतराजात भी किए और लिखा भी, एतराजात का मैंने हवाला भी दिया कि ये वाकया तो फलां रेफरेंस में था, इन्होंने इस रेफरेंस से कोट कर दिया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस वक्त हिंदुस्तान के बड़े आलमों में से एक थे। और इससे पहले अली मियाँ जो थे हमारे यहाँ, अबुल हसन अली मियाँ साहब, वो एक हिंदुस्तान की अलामत है इल्म के हवाले से। फिर ये हुए, और इसमें कोई शक नहीं है कि इनका इख्तलाफ जमात इस्लामी से रहा, जमात इस्लामी हिंद से रहा, सैयद अबुल आला मौदूदी से रहा, और उनकी किताब ताबीर की गलती जो है पॉपुलर भी हुई, मकबूल भी हुई, लोगों ने पढ़ी भी, लेकिन जाती तौर पर उन पर बहुत से एतराज़ात भी किए जा सकते हैं। एक बड़ा आदमी था वो, जो इल्मी शख्सियत है। जी बिल्कुल, इल्मी शख्सियत। मीर साहब, मुझे अगली स्टोरी की जानिब बढ़ना है कि आखिरकार शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि अपोजिशन लीडर है। जमानत उनकी हो गई है, 50-50 लाख रुपए के दो में चल के भी वो जमा करवाएंगे तो जमानत उनकी यानी कि रिहाई भी हो जाएगी। क्या देख रहे हैं शहबाज शरीफ की अब जो रिहाई होने जा रही है, ये हुकूमत के लिए कितना खतरा है? जी पता नहीं हुकूमत के लिए खतरा है कि नहीं खतरा, वरना अगर जमानत न होती तो खुद अदालती निजाम के बारे में बहुत से सवाल पैदा हो गए थे। लोग पूछते थे कि ये क्या हुआ कि जमानत हो गई, 2-3 दिन खामोशी रही और उसके बाद मालूम हुआ कि दूसरा जज तो गिरी नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैंने तो सारी बात जाकर चीफ जस्टिस को बता दी थी, लेकिन ये कि उन्होंने इस पर इख्तलाफ किया है। अब इसके पीछे कई कहानियां भी आती हैं, बयान भी होती हैं। मेरे ख्याल में उन कहानियों को बयान करने का ये कोई मौका नहीं है। ये अदलिया के वकार का, अदलिया की इज्जत का सवाल है जिसे बरकरार रहना चाहिए हर सूरत में। सही। अच्छा हुआ कि जब होता यह है कि जब दो बेंच के दो अरकान में कोई डिफरेंस हो जाए तो एक किस्सा रेफरी मुकर्रर किया जाता है, रेफरी जज। ये अदलिया की एक तरह की बिल्कुल ट्रेडिशन है, लेकिन इस बार चीफ जस्टिस ने एक रेफरी जज मुकर्रर करने की बजाय एक फुल कोर्ट बेंच बना दिया। अब ख्याल था कि फुल कोर्ट बेंच उसकी कार्रवाई असर न सुनेगा और लंबा अरसा लगाएगा
और उन्होंने उसी रिकॉर्ड को देखा, उसको परखा, उसको संभाला और करने के बाद जो है फैसला दे दिया और कहा कि उनकी बेल कर दें। देखिए, जो बेल रिजेक्ट की उस पर उन्होंने पूरा चार्ज लगा दिया, जो चार्ज खासा ने लगाया वो लिख दिए, और 2 दिन 3 दिन कोई वहां से आवाज ही नहीं आई। फिर कहने लगी ये तो नायब कासद ने ऐलान किया था। लो भी, अब तो नायब कासद का ऐलान नहीं है, अब तो फुल बेंच का ऐलान है। अब आप क्या कहते हैं? ये सारे लोग जो सरकारी लोग जो हैं, जो तौहीन करने पर तुले हुए हैं अदालती निजाम की, और मैं दाद देता हूं कि उन लोगों पर जो इस फैसले के बाद और मुतनाज़ फैसले के बाद भी खामोश रहे और उन्होंने कानून की जंग लड़ी। इस जंग में जिस तरह अब साफ तौर पर नजर आता है कि गोया 5 जजों ने जो मुकदमा सुना है, एक जज ने खिलाफ किया है, एक पहला बेंच का जज था, उन्होंने इस्तीफा किया, 3 जजों ने एग्री किया, इनकी बेल दी जाए, बात खत्म की जाए। आप जिस बात पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, कोई दुआ है पेश किया आपने? देखो, ये जितने मुकदमा होते हैं ना, अब आज जहांगीर तरीन कह रहे थे कि मुकदमा सिविल का है और उसको फौजदारी बनाया जा रहा है। अगर हुकूमत इस तरह ट्विस्ट लेना चाहे तो कुछ भी कर सकती है। शहबाज शरीफ के मुकदमे भी और बहुत से मुकदमात में भी हमारे अदालती निजाम पर बहुत से सवाल उठते हैं, और उन सवाल पैदा होना कोई अच्छी बात नहीं है। हम फैसला आया था जस्टिस फाइज ईसा का, और अगर उसको अमल कर दिया जाता और उनके खिलाफ एक पूरा महाज न खोला जाता, तो आज मुल्क के हालात, सड़कों के हालात वो ना होते जो आज है, और नामूस रसालत का मसला भी कुछ तरीके के साथ तय हो चुका होता। इसी तरह ये मुकदमा जो है, इसको अगर हम इसकी रूह के मुताबिक लेके आगे चलते तो आज ये मामला ना होता जो इसको पेश आया है, जिसमें अदलिया की इज्जत जो थी एट स्टेक हो गई थी। फिर 4 दिन के बाद पता चला कि दूसरे जज ने तो इख्तलाफी नोट लिखा हुआ है, और इख्तलाफी नोट कोई एक आध बात नहीं लिखी, पूरी चार्जशीट बयान कर दी गई है। अच्छा, मैं नहीं कहता कि उन्होंने गलत की हो, तो यही समझते होंगे कि उन्होंने करनी चाहिए, लेकिन इस तरह एक अदलिया के निजाम, अमूमन 2 बेंच, जिसे डिवीजन बेंच कहते हैं, 2 अफराद का जो बेंच होता है, वो जब फैसले देता है तो इत्तेफाक राय से देता है। सही। और उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती। वो कहते हैं मुझे पूछा ही नहीं गया। भाई, ये कहने की जरूरत क्या थी कि मुझसे पूछा ही नहीं गया और एक तरफा फैसला अनाउंस कर दिया गया? मैंने तो तरदीद कर दी थी, और फिर उसके बाद एक फैसला भी लिख दिया कि मुझे तो ये इतराजात है। ये सारी कहानी जो थी, ये बड़ी एक परेशान कुन थी, और इसके पीछे क्या किस्सा है, क्या कहानी है, अब बातें सर्कल तो करती हैं अदालती सर्कल में, और बार में और बेंच में सब बातें की जाती हैं। अच्छा, ये तो आप यानी कि अदलिया के हवाले से बात होगी ना, कि बहुत से सवाल जैसा कि आपने कहा कि उठते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अपोजिशन लीडर भी हैं शहबाज शरीफ, और बड़ी यानी कि तहम्मुल से, यानी कि फूंक फूंक के कदम भी रखते हैं, आप बेहतर समझते हैं। आप क्या देखते हैं कि जो नून लीग एक बड़ी अग्रेसिव मूड में इस वक्त इन है, वो अब उसकी क्या वो सियासत की टून बदल जाएगी? क्या उनका वो जो एक रूटीन बनी हुई थी वो बदल जाएगी अब इस तमाम मरहले से गुजरने के बाद? अच्छा, सियासत की टोन अगर बदल जाएगी तो इसका मतलब कि हुकूमत का रवैया भी बदल जाएगा। हुकूमत का रवैया ना कह लीजिए तो ये कह लीजिए रियासत का रवैया बदल जाएगा। मेरी बात समझ गया ना? जी जी बिल्कुल। मैंने एक जगह हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल किया, दूसरी जगह रियासत का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर ऐसी बात होती है तो आप 7 लाख कहते फिर कि डील के बाद ये हुआ है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो कुछ आप कर रहे हैं, आप एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही कर रहे हैं ना जी, वरना हर एक पर हाथ डालना आपके बस का नहीं है। आपने डाला अभी देखे इन पर साद रजवी पे, उन लोगों पे क्या हुआ है, दूसरे दिन विड्रॉ करके बैठे हुए हैं। सही। और अब कहते हैं कि वो दोबारा मुकदमा वापस आएंगे, उसको वापस ले लिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। ये सारी क्या कहानी है, क्या किस्सा है, क्या इसके पस मंजर है, और क्या इसको समझा जाए और कैसे इसकी इंटरप्रिटेशन की जाए? ये सारी बातें हैं जिन पर जो गौर तलब है जी। सही। अच्छा मीर साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब पीडीएम को ज्वाइन करके उसे एक्टिव कर रहे हैं। एक्टिव तो वो पहले भी है, यानी कि इनकी मेल मुलाकातें तो हो रही है मौलाना साहब की। पीडीएम को क्यों एक्टिव करेंगे वो? यानी कि अगर इनका जो बुनियादी रवैया बकौल किसी की हुकूमत की तरफदारी का है, नरम है हुकूमत के मामले में, तो ये पीडीएम को क्यों एक्टिव करेंगे? अपोजिशन की जमात को क्यों एक्टिव करेंगे? दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी हैं। ये तो वो है जो कहते थे जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, फिर ये क्यों एक्टिव करेंगे? ये अजीबोगरीब बात है। वो समझती हैं कि जो शख्स जो है वो अपना जरा बयानिया मुख्तलिफ रखता है, वो पीडीएम को क्यों एक्टिव करेगा? सही। पीडीएम तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है, और आप अभी ये दोया दावा कर रहे हैं कि ये कोई हुकूमत से मिलकर बाहर आए। अगर हुकूमत से मिलकर बाहर आए हैं तो हुकूमत को सपोर्ट करने का तरीका तो यह है कि पीडीएम को कमजोर किया जाए।
हाँ, तो हम कैसे मंतिक लगा रहे हैं जी कि पीडीएम को एक्टिव करेंगे। मैंने सुन रहा हूं कभी कभी सारे चैनल पे हमारे दानश्वर जो हैं, बड़े बड़े तोप के दानश्वर जो हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। यार इसमें मुझे मुझे मैं जरा आजकल बिल्कुल घर बैठा हुआ हूं ज्यादा, और मैं नहीं समझता कि इसके पीछे क्या है, लेकिन ये बात तो अकल में आने वाली नहीं है कि शहबाज शरीफ जिनका रवैया ये था कि मैं जरदारी को घसीटूंगा, शहबाज शरीफ जो कि अपनी सियासत को अगर पंजाब में जिंदा रखना चाहते हैं तो सियासत के लिए लाजमी है कि वो पीपल्स पार्टी की एंटी एक स्टांस लें। और अगर आप कहते हैं कि डील से आए हैं तो फिर लाजमी है कि हुकूमत को मजबूत करने के लिए पीडीएम को और कमजोर करें। कहां से आपने बना लिया जी कि वो पीडीएम को लेके आगे चलेंगे, जरदारी को लेके आएंगे? क्यों लेके आएंगे? वो जरदारी साहब जो है, वो पीडीएम जो है, ये कहानी है अगर के सुना नवाज शरीफ साहब अब भी रखते हैं कि हमें पीपल्स पार्टी के साथ बना के रखना चाहिए, लेकिन लोग पूछते हैं कि बना के कितनी बना के रखें। वो जब मौका मिलता है अपना फायदा उठाते हैं और दाज देके। यानी कि मीर साहब फिर तो एक चीज समझ आ रही है, यानी कि शहबाज शरीफ है वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग की सियासत करेंगे, और दूसरा जो है तमाम की तमाम जमात है वो उसी तरह से जैसे कि पहले चल रही है लंदन से, यानी कि नवाज शरीफ साहब बैठे ही हदायत देते रहेंगे। और भी लीडर इनके नवाज शरीफ ही है, सही कुछ कर लें, लीडर इनके नवाज शरीफ हैं, लेकिन शहबाज शरीफ गैर अहम नहीं है। वो सदर हैं इस वक्त पार्टी के, और पार्टी के सदर की हैसियत से बहुत से काम उन्हें करने हैं। पहले उन्होंने बहुत से काम किए हैं, अब भी वो बहुत से काम करेंगे, और बड़े तरीके के साथ इन्होंने मसला बांटा है कि डस्का का इलेक्शन हमजा ने लड़ा और कराची के इलेक्शन जाके मरियम लड़ रही हैं, वो वहां जलसा करेंगी क्योंकि क्राउड पुलर हैं, तो कराची में मजमा इकट्ठा करेंगी। और मेरा ख्याल है कि कराची में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मजमा इकट्ठा करना मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल था, अकेले आसान होगा शायद। वहां एक नई सूरत पैदा होगी, पीपल्स पार्टी को भी अंदाजा होगा, जाए बिलावल जाके वहां तहरीर कर ले, मालूम हो जाएगा कितनी स्ट्रेंथ है कितनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर से वो नहीं कर पाएंगे, बहरहाल ये सारी सूरत है जिस पर गौर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे ये बात आगे बढ़े। सही है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ मीर साहब, जो अगली स्टोरी है उसकी जानिब जाना चाहेंगे हम कि जहांगीर तरीन है वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। जहांगीर तरीन ने आज वाज़ेह तौर पर कह दिया, उन्होंने कहा जी 40 अरकान मेरे साथ भी हैं, और उन्होंने कुछ गिले शिकवे भी किए हैं। उन्होंने कहा कि सिविल मुकदमे को फौजदारी में तब्दील किया जा रहा है। आपने अपनी गुफ्तगू में आगाज में भी ये मीर साहब अल्फाज इस्तेमाल किए थे जहांगीर तरीन साहब के, जहांगीर तरीन साहब का ये शिकवा सामने आया, मगर उसके साथ जो एक लाइन आई है वो ये है कि उन्होंने कहा यह काम तो नून लीग ने भी नहीं किया। खान साहब से बड़े नाराज भी नजर आते हैं, मगर उसी दूसरी जाने वो मुलाकात भी करना चाह रहे हैं। ये हो क्या रहा है जी? भाई यही होता है और क्या होता है। वो कहते हैं कि मैं पार्टी का रुकन हूं, मैं पार्टी से बाहर नहीं गया हूं। वो उन्होंने कहना चाहते हैं कि ये जो मुलाकात करनी है ये किसी एरे गहरे से नहीं करनी हमें, जो आप पार्टियां बना देते हो, कमेटियां बना देते हो और उसमें मुंह फुला के बैठे हुए लोग आके बैठ जाते हैं। ये सारे मुंह फुला के बातें करने वाले ना, आप तस्वर कीजिए कितने लोग हैं इनके जो मुंह फुला के बातें करते हैं, चबा के तो नहीं करते, मुंह फुला के बातें करते हैं। ये इनका काम नहीं है, इनसे मजाकरात नहीं होते। इनको तो इसलिए भेजा जाता है कि वो ना कर दें, या इसलिए भेजा जाता है कि वो जाके कह दें कि हम कायद से बात करेंगे। तो कायद इनके जो है सिर्फ एक ही है, इमरान खान है। ऐसी बात नहीं है। इन्हें अब जो कुछ भी करना है सोच समझ के बात को लेकर आगे चलना है। उन्होंने साफ कहा है कि सब मैंने अगर कोई बात करनी है पार्टी करूँ तो मैं वो उससे करूंगा, इमरान से। और रह गया ये कि ऐसा तो नून लीग ने नहीं किया, उन्होंने तो मुकदमे हमारे उस्माने बने सिविल के, तो सिविल से बढ़ते हुए चलते रहे। सही भाई आप इंसाफ देंगे ना, आप एनआरओडी देंगे, लेकिन इंसाफ ही नहीं क्या देंगे। इंसाफ ये है कि आप इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सिविलियन मुकदमा बनाएंगे, और आप तुले हुए हैं कि हम इनको फौजदारी मुकदमा बना के अंदर कर देंगे। ये खासा अदालती निजाम का भी इम्तहान है और बहुत बड़ा इम्तहान है। अच्छा, एक तो पावर शो भी करते हैं जहांगीर तरीन साहब, जब भी वो जाते हैं पेशी पर जाते हैं तो वो कुछ अपने साथी ले जाते हैं, और साथी वो कोई कारकुनान नहीं होते बल्कि उसके साथ साथ वो एक रहनुमा होते हैं पार्टी के। खास तौर पर वो 40 अरकान उनके साथ हैं, सूबाई और कौमी। अब ये मीर साहब आपके मुताबिक क्या लगता है आपको, मरकज और पंजाब के लिए, ये हुकूमत के लिए ये चैलेंज नहीं बन जाएगा? देखिए, अगर ये डिटरमिन कर लें और दूसरी एजेंसियां भी उसकी राह में रुकावट ना बने तो 40 अरकान की मौजूदगी जो है आपकी कौमी हुकूमत भी एकता की तलपट कर सकती है और सूबाई हुकूमत को भी खत्म कर सकती है। सही। ये बहुत बड़े अरकान होते हैं। आपकी पार्टी के अंदर बगावत हुई है और उनको भी जहांगीर तरीन से ज्यादा मोहब्बत होने की बजाय इस बात पर है
कि आप अगर अपने आदमियों को आगे करते हैं जिन्होंने आपकी खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं, और देखिए अब मशहूर था कि एटीएम है ये और अलीम खान, बिल्कुल सही, दोनों फिर मतून ठहरे। ये कहा जाता था बनी खाला का खर्च ये चलाते हैं, दोनों को मतून कर दिया आपने। अब बहुत सी बातें हैं जो अब कहने वाली नहीं है, करने वाली नहीं है। अब आप हुक्मरान है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रही होगी, लेकिन यह है कि जहांगीर तरीन के साथ जो रवैया भी हो रहा है वो समझ आने वाला नहीं है। क्यों हो रहा है ये भी समझ आने वाला नहीं है। कुछ लोगों को अंदाजा है, वो समझाने लगता है उनको कि इसकी वजह क्या है, लेकिन जो वजह हो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह है, हुकूमत के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, आप क्या देखते हैं? एक तो तरफ जहांगीर तरीन है, गुज़श्ता रोज हमने बात की थी कि दो जो है बुज़दार सरकार के जो मेंबर रहे हैं, और चौधरी असलम इकबाल आप भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, जबकि समीउल्लाह थे जो चौधरी वजीर खुराक भी रह चुके हैं पंजाब के, उनको नैब ने तलब किया। आज एक और वजीर भी सामने आ गए हैं पंजाब के, जिनको नैब ने शुगर स्कैंडल में तलब कर लिया, और वो हैं वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी साहब। ये हो क्या रहा है? अपनों का एहतसाब शुरू हो गया, अब तो इसे बोल सकते हैं हम कि फेयर और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। ये भी साउथ पंजाब की सियासत होगी, और क्या होगा। मोहसिन लगारी को किया गया है, और नुकसानदेह बातें हैं। ये पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं जी, ये पार्टी के लिए, इनकी अपनी पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं जी, यकीनन नुकसानदेह है इनके लिए। पहले शुरू में आपने कर दिया, आपने 2-4 बंदे अंदर कर दिए, 2-4 बंदे जेल में रह चुके, 2-4 नैब के पकड़ लिए, फिर उसके बाद कुछ हालात वाकयात कुछ छोड़ दिए गए, कुछ देखा गया, लोग अपने घरों में बैठ गए आराम से। अलीम खान क्या कर रहा था? वो एक्टिव नहीं रहा। वो एक्टिव क्यों रहे? बस ठीक है, उनको एक मिनिस्ट्री दे दी। सब हमें ज्वाइन किया है जहांगीर तरीन का जो मामला चल रहे हैं, 40 अरकान उनके साथ हैं, ये क्या सूरत हाल चल रही है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए तज्जियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। ये तरीन का मसला क्या है? पार्टी में तो है, और पार्टी में होने के बाद अभी वो कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे जैसे अलग होना है, लेकिन इशारे दे रहे हैं जैसे कि भी मैं जहांगीर तरीन साहब, सज्जाद मीर साहब बुनियादी तौर पे एक सियासी दबाव बढ़ा रहे हैं इमरान खान के ऊपर और पीटीआई के ऊपर, और ये तासुर दे रहे हैं कि क्योंकि उनके पास अक्सरियत है अरकान असम्बली की, कौमी और सूबाई की, और वो ये दबाव बढ़ा के साबित करना चाहते हैं कि अगर उनके मुताबिक मामलात को डील ना किया गया तो वो जो है हुकूमत के खिलाफ जा सकते हैं, इमरान खान के खिलाफ जा सकते हैं। और उन्होंने एक कोशिश की थी कि किसी तरीके से इमरान खान के साथ बराह रास्त मुलाकात तय हो जाए, और पीटीआई के अंदर भी बहुत से लोगों ने कोशिश की थी कि इमरान खान को जहांगीर तरीन की मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन इमरान खान बराह रास्त मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक कमेटी के साथ मुलाकात के लिए कहा था, जिसे जहांगीर तरीन इनकार कर चुके हैं। अब इमरान खान साहब ने कल भी जो खैबर पख्तूनख्वा में जलसा किया है, वहां पर भी बड़े दो टोक अंदाज में शुगर माफिया के बारे में कहा, अगरचे उन्होंने जहांगीर तरीन का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि जब मैं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता हूँ तो मेरे अपने लोग मुझे कहते हैं हमारा खास आदमी है, यानी इशारा उनका जहांगीर तरीन की तरफ था। इसी तरीके से उन्होंने सरगोदा में जो कुछ कहा, तो फासले तो बहुत बढ़ गए हैं। अब इमरान खान अपना एक मिजाज रखते हैं, अगर कोई उनको ब्लैकमेल करे, अपनी ताकत दिखाए सियासी, तो इमरान खान आसानी से कबूल नहीं करते। अच्छा, इमरान खान साहब को एक, अगर सलमान आबिद साहब, अगर कोई शख्स अपनी सियासी ताकत दिखाता है तो हर्ज किया है। रह गया ये बात कि वो कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ तो ना दे, लेकिन इंसाफ तो दे ना। जो सवाल ये है कि उनके खिलाफ जहांगीर तरीन के खिलाफ एक कानूनी मुकदमा है। मीर साहब, अगर ये कानूनी मुकदमे में, मेरी बात सुन ले, जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई शुगर माफिया का तो मुकदमा ही कोई नहीं है। नाम आप शुगर माफिया ले रहे हैं, मुकदमे आप दूसरे बना रहे हैं, तो ये तो अचानक आपको याद आ गया कि ये सवाल ये है मीर साहब जी, मेरा सवाल ये बनता है कि अगर उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता और वो समझते हैं कि तमाम मुकदमात उनके गलत हैं, तो वो कानून का रास्ता इख्तियार करें। वो जब सियासी रास्ता इख्तियार करते हैं, यही तो पाकिस्तान में कानून है। वो कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन उसके बाद उनको यह हक भी पहुंचता है कि वो सियासत भी करें। क्यों नहीं? लेकिन पहले वो कानून का रास्ता इख्तियार करे ना। वो तो कानून का रास्ता इख्तियार करने से पहले अपनी सियासी ताकत, अपने सियासी मसल दिखा रहे हैं ना, अरकान असम्बली को खड़ा करके, और ये साबित कर रहे हैं कि अगर आपने मेरा बात नहीं मानी तो मैं आपके खिलाफ जा सकता हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर होता है कि लोग सियासी जो कानूनी मामलात होते हैं उनको एक सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं,
मैं ये नहीं कहता कि जहांगीर तरीन पर इल्जाम किस हद तक दुरुस्त और किस हद तक गलत है, लेकिन सवाल यह है कि जब आप इस तरह की सियासत करेंगे तो फिर एक रिएक्शनरी जो अटैक है, चाहे वो इमरान खान की तरफ से आए और चाहे जहांगीर तरीन की तरफ से आए, मुझे जाती तौर पे लगता है कि फासले बहुत बढ़ गए जहांगीर तरीन के और उनके दरमियान। अब इन फासले को कैसे कम किया जा सकता है? वजह सिर्फ यही है, वो वजह सिर्फ यही है कि एक वक्त के ऊपर इमरान खान जहांगीर तरीन से मिलने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन अब कहा जाता है कि जिस तरह से वो अरकान असेंबली की तादाद बढ़ाकर हुकूमत पे दबाव बढ़ा रहे हैं, उस पर इमरान खान खासा ही नाराज नजर आते हैं। तो क्या अपनी हुकूमत का कबाड़ा कर लेंगे? देखिए, इमरान खान को एक बात पता है कि उनकी हुकूमत अगर जाएगी तो वो जहांगीर तरीन की वजह से नहीं जाएगी, वो एस्टेब्लिशमेंट उनको बाहर निकालेगी, ठीक है ना। तो वो एस्टेब्लिशमेंट ने अगर इमरान खान को बाहर निकालना है तो वो चाहे जहांगीर तरीन का मोहरा हो, चाहे शहबाज शरीफ का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, वो मैटर नहीं करता। अकेले जहांगीर तरीन एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर तो इमरान खान को नहीं निकाल सकते। लेकिन देखिए, अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो वो जहांगीर तरीन की इस तरह किसी और तरीके से मदद कर देगी। देखिए, उसका एक हथियार इमरान खान ने भी तैयार किया हुआ है, और वो ये है कि जब उनको पता चलेगा कि जहांगीर तरीन अपनी रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, तो एक बागी ग्रुप जो है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, वो PMLN के अंदर से भी सामने आएगा, तो इमरान खान की हिमायत करेगा, हुकूमत की हिमायत करेगा। नहीं, ये लाजमी बात नहीं है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो ग्रुप नहीं आएगा सामने। नहीं, अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त कोई सियासी मुहिम जोई नहीं करनी, इमरान खान को घर नहीं भेजना, तो जहांगीर तरीन अकेले कुछ नहीं कर सके। ऐसा मतलब आपका ये है कि इमरान खान की सारी सियासत इस बात पर बेस करती है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी उनके खिलाफ कुछ नहीं करने वाली, यही मेरा ख्याल लगता है। बिल्कुल, पाकिस्तान की सियासत में जब भी हुकूमतें वक्त से पहले जाती हैं मीर साहब, सियासी मामलात से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के टकराव की वजह से जाती हैं। फिलहाल वो टकराव की फिजा मुझे अभी नजर नहीं आ रही। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए किस तफसील के साथ इन्होंने बात को बयान किया। मैंने सवाल काउंटर सवाल सब पूछे और उन्होंने बड़े तरीके के साथ इसका की। मेरा काउंटर सवाल पूछने का मकसद ये नहीं था कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है, सवाल पूछ होता था कि ताकि कुरेद के निकाला जाए कि किसका क्या है। सही, और यही कोशिश है सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा अमीर साहब, मैं बिल्कुल आपसे मुख्तसर सा एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। शुगर माफिया है, जो शुगर स्कैंडल सामने आया हुआ है, इसमें तो अब जो इमरान आसपास के लोग हैं उन्हीं के बुलावे आ रहे हैं, तो इस पर गुफ्तगू आप डाल रहे थे कि नैब के बुलावे आ रहे हैं। 3 नैब जो बुज़दार सरकार के साथ थे बुला लिया है, पहले असलम इकबाल साहब थे, समीउल्लाह साहब थे, अब मोहसिन लगारी साहब को बुला लिया। ये हो क्या रहा है आखिरकार, ये करवा कौन रहा है? असल में देखें जी, बुज़दार साहब जो है ना, उन पर भी तो इल्जाम है ना शुगर माफिया को सब्सिडी देने का, सारे मामले के साथ। तो सारा ये जो कुछ हुआ है ऑफिशियली हुआ है, सरकारी तौर पे हुआ है, और इसमें सारे लोग मुलव्वस हैं, या कह लीजिए या उन्होंने सबने कानून के अंदर रहकर ये सब्सिडी दी थी और लोगों ने फायदा उठाया। अब आप कहें जी सब्सिडी गलत दी गई या ये फायदा गलत उठाया गया, तो ये एक फालतू और फजूल बहस होती है। अब हम कहते हैं अब शायद काकाना वासी को पकड़ रहे हैं जी, क्या करें, पकड़ के बुला के फैसला करो तो तुमने वो जो MD लगाया था वो गलत लगाया था। अच्छा मीर साहब, हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा तंजीला इमरान साहिबा ने, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इसी पर जो शुगर स्कैंडल चल रहा है और बुज़दार सरकार के जो लोग साथ जुड़े हुए हैं, 3 लोग आपको बताया कि नैब ने बुला लिया, और जहांगीर तरीन के साथ जो 40 अरकान खड़े हैं, ये क्या सूरत हाल है? ये हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जी। तंजीला साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर। जी क्या ख्याल है आपका, ये जहांगीर तरीन का केस क्या है, किस्सा क्या है, पार्टी को कैसे देखते हैं इस वाली सूरत हाल को? देखिए, पार्टी के लोग तरह देखते हैं कि तरीन साहब का और खान साहब का जो एक ताल्लुक रहा है, वो मैं नहीं समझती किसी आम आदमी की मतलब उतनी सोच भी है जितना ये दोनों आपस में क्लोज रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इस पर भी कोई मामूली सी कोई बर्फ जमी है, ये एकदम ही मेरा ख्याल है मामला क्लियर होंगे और ये ठीक हो जाएंगे। जहां तक तरीन साहब के कानूनी पेचीदगियां हैं या कानूनी मामलात हैं, तो उसमें तो हम क्या, तरीन साहब खुद भी मैं देख रही हूँ कि वो अदालतों में पेश भी हो रहे हैं, उन्होंने किसी भी चीज को डिनाई नहीं किया। इस चीज के लिए हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौका रहा है कि अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन है तो वो क्लियर करे। इस मामले में तो कोई दो राय नहीं है कि वो अपने आप को क्लियर करें, और उसके बाद पार्टी में उनकी पहले भी उतनी ही इज्जत थी, अभी भी है और आइंदा भी रहेगी। जहां तक लोगों के ज़हन में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि खुदा न खास्ता कोई आपस में फूट पड़ गई है, कोई लड़ाई हो जाएगी या तरीन साहब और इमरान खान अलग हो जाएंगे, तो मैं नहीं समझती कि ऐसा है। ये एक थोड़ा सा फेज जरूर आया है,
लेकिन इससे कोई ज़्यादा खास कोई पार्टी को डैमेज होता मैं नहीं देख रही इंशाल्लाह। नहीं, ये बहुत अच्छी बात, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पार्टी को डैमेज होता आप नहीं देख रहे, लेकिन ये सारी सूरत पैदा क्यों हुई है कि देखिए, अगर तो शुगर माफिया का मसला है तो शुगर माफिया का तो केस कोई नहीं जंगीर तरीन पर, उसके जितने केस ही हैं वो शुगर से हटके हैं। अभी जहां तक आप भी समझते हैं, मेरे भी नॉलेज में यही है कि जो FIR हुई है उसमें शुगर के हवाले से तो कोई इतनी बात नहीं की गई है, और अगर इस वक्त भी शुगर की प्राइस जो है वो भी अप डाउन हो रही है और तरीन साहब इस वक्त बिल्कुल इस मामले से आउट नजर आते हैं। इसका मतलब है कि चीनी के मामले में तो शुगर वाले मामले में तो तरीन साहब के हम नहीं समझते कि फिलहाल कोई ऐसा कंसर्न नजर आ रहे हैं। कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात की गई है, मैं ख्याल है कि तरीन साहब उसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी करेंगे और उनको अदालतों को फेस भी करना चाहिए, और जहां कहीं भी जो चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कानून से बालातर कोई भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा यही मौका रहा है। जहां तक इमरान खान साहब की जात के हवाले से सवालात उठे थे तो उन्होंने भी जाके अपने आप को क्लियर किया, तो मैं नहीं समझती कि तरीन साहब कभी भी ये कहेंगे कि मुझे इस चीज में कोई माफी दे दी जाए या मुझे इस चीज में छूट दी जाए और मैं कोई रसीदें पेश नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि वो बड़ी खंदा पेशानी से तमाम मामला को देख भी रहे हैं और हर अदालत में पेश भी हो रहे हैं और बहुत जल्दी इन मामला से बाहर निकल आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं, कारोबारी लोग जो हैं, पैसे बाहर बेचते भी हैं, मंगवाते भी हैं, करते भी हैं, पाकिस्तान कानून के तहत उसमें गुंजाइश भी मौजूद है, लेकिन उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दे देते हैं हमेशा। ये बड़ी सूरत नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग देखिए, ये बिल्कुल वही बात आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि इसका जो भी स्पेसिफिक चीज होगी, जो भी मतलब इसमें वो सामने आ जाएगा। ये चीजें जो है ज्यादा देर रहती नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई बीच में डैमेज करने के लिए, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या इमरान खान साहब और तरीन साहब के मामलात को नुकसान पहुंचाने के लिए, इनकी आपस के ताल्लुक को खराब करने के लिए कर रहा है, तो वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। मैं इस मामले में हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि चौधरी निसार साहब की और नवाज शरीफ साहब की जब आपस में इख्तलाफात हुए थे तो किसी भी पार्टी के जो इनके नून लीग के जो रहनुमा थे उनमें से किसी ने भी ऐसी कोशिश नहीं की कि उन्होंने चौधरी निसार साहब की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया हो, क्योंकि चौधरी निसार साहब में ख्याल 3-4 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, लेकिन किसी ने भी उनको मतलब आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं इस वक्त में यही अपनी पार्टी के तमाम लीडर से यही बात करना चाहूंगी कि कोई भी इस मामले में ना बोले, और उनका बोलना बनता भी नहीं है, क्योंकि जो इमरान खान साहब और तरीन साहब के आपस के ताल्लुकात में उस लेवल पे मेरे ख्याल कोई भी सही। बहुत शुक्रिया तंजीला इमरान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। मीर साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, जब ब्रेक से लौट कर आते हैं तो गुफ्तगू थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। एक दफा से फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने सामने खड़े हो गए हैं, सेनेट में कायमा कमेटियों के हवाले से इस पर गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मीर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक यानी कि खबर सामने रख के गया था कि सेनेट में जो अपोजिशन है उसमें इख्तलाफात सामने आ गए हैं। कैसे देखते हैं कि ये जो अब इख्तलाफात है ये कम होने वाले तो नहीं है, बिल्कुल वाजे हो चुके हैं, कायमा कमेटियों पर बुलाया गया मगर मुसद्दिक मलिक ना आए, ये किस तरफ जा रहा है? वही गुस्सा नून लीग तो नहीं उतार रही जो सेनेट में बना था? नहीं तो उतार रही है, इसमें हर्ज क्या है उतारने का? सही। देखिए, बात बड़ी सीधी है कि यूसुफ गिलानी को आपने घर बैठ के लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया पाक के 4 अरकान के साथ मिलकर। अब आप चाहते हो कि बाकी लोग जो 26-27 हैं उनकी नुमाइंदगी भी वो करें, तो वो तैयार नहीं है इस बात के लिए। तो ये जो यूसुफ बेकारवा बन के फिरेंगे, अपोजिशन के लीडर ऐसे ही होंगे जिसको अपोजिशन तस्लीम नहीं करती होगी। मेरे ख्याल में ये कुछ ये सियासत जो थी ये पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त नहीं खेली है। उन्होंने एक आदमी को जिसकी कोई ताकत नहीं होगी, मशकूक सूरत हाल में आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दी है, और उस अपोजिशन की जनरल अपोजिशन के ज्यादा लोग जो है उनके मुखालिफ है। तो वैसे कैसे चलेगा? कैसे वो लोग वो कहते नहीं मैं बना पार्टी के मेंबर ही बना, पार्टियां बनेगी बेमानी होगी, कमेटियां बनेगी बेमानी होगी। तो ये बेमानी कमेटियां जो है कुछ नहीं कर सकती, अरकान बनाएगी कुछ नहीं बना सकती। और इसमें अब ये ख्याल कि इससे अपोजिशन मुंतशिर नजर आएगी भी अब वो मसला ही नहीं रहा। मुतहदा अपोजिशन ने जो रोल अदा करना था वो अब नहीं कर पा रही, वो नहीं करेगी। वो अब किस तरह सियासत के मैदान में एक नया रंग आता है या नया जोश आता है या नया जज्बा आता है, ये वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। मीर साहब, हकीकी ओपोजिशन फिर किस जमात को बोला जा सकता है? आप किसको देख रहे हैं? नून लीग ठीक तरह से ओपोजिशन का किरदार अदा कर रही है या कि पीपल्स पार्टी अदा कर रही है? मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता कौन हकीकी अपोजिशन है कौन नहीं है, लेकिन ये बात तय है
कि जो जमातें भी अपोजिशन में रहना चाहती हैं उनको साबित करना पड़ेगा कि वो अपोजिशन की जेन्युइन जमातें। अब बिल आया है, बिल पे आप बात करें, लेकिन उनकी राय क्योंकि कुछ पीपल्स पार्टी की डिफरेंट है। इस तरह के कवानीन के बारे में जो मजहबी होते हैं वो कह नहीं सकते थे, कह नहीं सकते कि नाम उससे रसालत का मसला था। उन्होंने वही बात की। फ्रांस के साथ खासतौर पर बड़े ताल्लुकात हैं इनके विलास हैं, इनकी मोहल्लात हैं, क्या है मुझे नहीं पता। साउथ फ्रांस में वहां जाके जरदारी भी रहते थे। शाहनवाज का कत्ल भी उसी सरजमीन पे हुआ था। और बहुत सी बातें थी जो अभी फ्रांस के साथ इनके ताल्लुकात को, गहरे ताल्लुकात को जाहिर करती हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें हैं जो कि पेश नजर रहनी चाहिए, और इसका क्या असर पड़ेगा वो वक्त ही बताएगा। सही। मुझे आखिरी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपसे लेना है अफगान अमन अमल के हवाले से, जहां पर अमरीकी फौज का इनखला जो है इस पर अब डिबेट होना शुरू हो गई है। कुछ कुव्वतें हैं वो बड़ी एक्टिव नजर आ रही हैं। आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह से जो इतनी अफगान फोर्सेस हैं वो इतनी ताकत में हैं कि अगर फौजी इनखला हो जाता है अमरीकी फौजियों का, नेटो फोर्सेस वगैरह वहां से निकल जाती हैं, तो वो वहां की सरजमीन को संभाल पाएंगी जो हालात इस वक्त हैं? यकीनन मुश्किल मरहला है और यही सबसे बड़ा मसला है जिसके लिए अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, नेटो भी कोशिश कर रहा है, रशिया भी उसमें अपना किरदार अदा करना चाहता है, चीन भी करना चाहता है, बल्कि इंडिया और ईरान को भी शामिल कर लिया गया है, और पाकिस्तान तो स्टेक होल्डर है ही है इस सारी सूरत हाल में। इस सारी सूरत हाल के हवाले से बहुत सी बातें जो हैं अभी पेश नजर हैं, और यकीनन अमरीकी फौजों का इनखला और उसके बाद की सूरत हाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वो कैसे हल होगा, क्या नक्शा बनेगा, क्या सूरत बनेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इन अमूर का इतना माहिर नहीं हूं कि मैं खुल कर राय दे सकूं, लेकिन ऐसी बात है कि यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। जी अच्छा मीर साहब, बिल्कुल मुख्तसर जानना चाहूंगा कि जो अफगान अमन अमल है इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, और दूसरी जानिब इसका खित्ते में क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान का किरदार तो बुनियादी रहा है जी। पहले हम तो इल्जाम था कि हमारे तालिबान से ताल्लुकात है, फिर हमसे रिक्वेस्ट की गई कि तालिबान को मुज़ाकरात की बेस पे लाएं। हमने इसको अपना किरदार अदा किया, जो कर सकते थे हमने कहा। अपना हाउस भी ऑर्डर करते हैं वो भी किया, और जो हमारे बस में था, जो हमारा इन्फ्लुएंस था, वो हमने इस्तेमाल किया। दोहा से लेकर अब हर जगह तक हमने उनका साथ दिया। अब हमने कह दिया कि हमारे बस में नहीं, अब तुम्हारे स्टेक्स बहुत हैं, इन स्टेक के साथ आप बात करो, डायरेक्ट करो और बात को आगे लेके चलो। तो जो भी सारी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का रोल जो था वो बुनियादी रहेगा, और कभी तारीख उसे फरामोश नहीं कर सकेगी कि पाकिस्तान ने इस अहम मौके पर खित्ते का अमन बहाल करने के लिए क्या किरदार अदा किया था। नया ब्लॉक नहीं बन जाएगा? एक तरफ रशिया पाकिस्तान है, जैसा कि पाकिस्तान है वो तो एक, जैसा आपने बताया कि वो भी स्टेक होल्डर है इस मामले में, रशिया भी है, चीन भी है, और ईरान भी है, और पाकिस्तान भी है। नहीं, कोई नया ब्लॉक नहीं बनेगा। ये कंसेंसस के साथ ही बात होगी तो बात आगे बढ़ेगी। अगर यहाँ कुछ जंग का आगाज करना है तो वो शायद किसी के फायदे में नहीं है, किसी की बेहतरी में नहीं है, और उसका कोई ऐसा रुख नहीं है जिसके बारे में तारीफ जाए कि इसके जरिए से बात को आगे ले जाया जा सकता है। अच्छा मीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि इसमें जो अमेरिका है वो अपने जो मकासद है वो हासिल करके यहां से जा रहा है? नहीं, वो तारीख की सबसे लंबी जंग लड़ी है उसने अफगानिस्तान में। 20 साल। और अब वो जंग अपने मिड में थी, तो उस वक्त मालूम हुआ कि यहां भी और इराक और शाम की जंग को बुला के $3 ट्रिलियन वार कहा गया था इसे। अब सिर्फ अफगानिस्तान में कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं। अमेरिका ने बहुत दौलत लुटवाई है और उसके बावजूद भी कोई ऐसी चीज हासिल नहीं कर सकी जिस पर वो फख्र कर सके। मेरे साहब, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अफगान अमूर रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने। जी यूसुफजई साहब हमारे साथ मालूम है, वो सबसे बेहतर इस पर तजिया कर सकते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफजई साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। अब बस ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त, और फौजों की इनखला की तारीख बदली है थोड़ी सी, और जो वहां के मामलात हैं, और आज मुलाकात भी हुई आर्मी चीफ के साथ, अमेरिकी उनके नुमाइंदे, ये सब क्या नक्शा नजर आता है आपको? जी देखिए, अफगानिस्तान के बारे में तो कोई पेशन गोई करना नामुमकिन है, और किसी को पता नहीं कि वहाँ पे हालात किस वक्त तब्दील हो सकते हैं, क्या होने वाला है। अब देखें ना, ये ट्रंप ने मुआहदा किया था, ट्रंप ने नहीं बल्कि अमेरिका ने मुआहदा किया था तालिबान के साथ 1 मई तक
14 महीने में इनकी फौज को निकलना था। और न सिर्फ अमरीकी फौज बल्कि साथ में जो उनके नेटो के इत्तेहादी ममालिक हैं और जो वहाँ पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तकरीबन 20,000 तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, किराए के फौजी हैं, अक्सर ये अफ्रीकी ममालिक के हैं या गोरखा नेपाल के हैं, तो उनको भर्ती किया हुआ है अपनी हिफाजत के लिए। तो इन सबको निकलना था मुआहदे के तहत, वो तो नहीं हो रहा। अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अभी जो उन्होंने एक तुर्की की कॉन्फ्रेंस जो थी बुलाई थी, वो तालिबान ने इनकार कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि ईद के बाद करेंगे। तो उनसे मशवरा भी नहीं हुआ था और उन्होंने तुर्की में इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस रख ली थी। तो मेरे ख्याल में अमेरिका अगर इस तरह अपनी मर्जी के फैसले करेगा तो जाहिर है फिर तालिबान तो उनसे जंग करते रहे हैं और तालिबान उनकी ताकत उनकी उसको आजमा चुके हैं, तो वो तो पीछे हटने वाले नहीं है। अब ये है कि तालिबान की शिरकत के बगैर कोई भी अगर अमन कॉन्फ्रेंस होगी, चाहे वो इस्तांबुल में हो चाहे कहीं और, वो तो जाहिर है उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में अभी अमेरिका पाकिस्तान से कह रहा है और कतर से और चीन से और रूस सबसे कह रहा है कि आप तालिबान को राजी करें कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। एक तरफ तालिबान है, फिर अशरफ गनी है, वो दावा कर रहे हैं कि वो अपना दिफा कर सकते हैं, गैर मुल्की फौज निकलने के बाद भी उनकी हुकूमत बरकरार रहेगी। लेकिन अमेरिकी फौजी कमांडर ऐसा नहीं समझते। उनका ख्याल ये है कि ये जो गवर्नमेंट है अशरफ गनी की, ये मुश्किल है कि ये ज्यादा अर्सा सरवाइव करे। तो ये हालात अफगानिस्तान के हमले भी हो रहे हैं, जंग भी हो रही है, बातचीत रुकी हुई है और अमेरिका अपने फैसलों को तब्दील कर रहा है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो अभी वो एक एतबार का फुकदान है ना, एतमाद का फुकदान है, वो जरूरी है किसी भी बातचीत के लिए और अमन मुआहदे के लिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो इसका मतलब है कि आने वाले जो महीने हैं वो अभी हम शक व शुबा में रहेंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अभी देखे ना, अगर ये कॉन्फ्रेंस ईद के बाद होती है, तालिबान मान जाते हैं, तो वो 10 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें क्या फैसला हो जाएगा जो कि इतने महीने में नहीं हो सका। मेरे ख्याल में फिर इनको वापस दोहा जाना पड़ेगा, दोहा में बातचीत करनी होगी और दोनों जो बड़े फरीक हैं इस वक्त, अमेरिका है, तालिबान है और साथ में अफगान हुकूमत भी है, तो इनको कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जो बातचीत के ऊपर अगर आप राजी हैं, आपने ये तय कर लिया है कि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर कोई मुआहदा होगा, लेकिन जब मुआहदा हो जाए फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी करना है। तो पिछला जो मुआहदा हुआ अमेरिका और तालिबान का, उसमें कोई जमानत ही नहीं थी, कोई गारंटर्स नहीं थे कि भाई ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी तो क्या होगा, इसकी कैसे मॉनिटरिंग करेंगे। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। जमानतकार भी चाहिए, मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और टाइम देना चाहिए कि इतने अरसे में ये मामला तय हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ ज़ेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी। इन्होंने बहुत तफसील के साथ और बहुत इन डेप्थ सारी कहानी बयान की है। मीर साहब बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगा आपसे जी। नहीं, बस रिमार्क्स यही हैं जी कि हम मुल्क में जहांगीर तरीन से लेकर अफगानिस्तान की सूरत में फंसे हुए हैं। अल्लाह हमको इन सबसे निजात दिलाए। इलाही आमीन जी। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका हमारे साथ रहने पे, वीडियो लिंक के जरिए मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।